चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज साल का अंतिम दिन है 2024। उम्मीद है सबकी ज़िंदगी में ये साल कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी साथ साथ लाया है ना। अच्छाई का पैरामीटर होता है बेटा हमने क्या कुछ अच्छा पाया। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ दे जाती हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारी परेशानियों को भी देखा, पर तुम्हारी एज में पता है क्या है, किसी भी चीज़ को ऐसे मापना चाहिए मैंने 2024 में क्या कुछ किया। अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा इंसान बनने की नज़र से, अगर तुम्हें इसका आंसर अपनी आत्मा से मिलता है कि मैंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, ये साल मेरी लाइफ में एक यादगार साल रहेगा। और आज से 5-7 साल बाद जब मैं कभी याद करूं कि मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ था, तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देख पाऊँ। तुम्हारी लाइफ में साल की कीमत ऐसे मापी जानी चाहिए कि हमने इस साल में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया। बेहतरी का मतलब हमारी भाषा पे हमारी अच्छी पकड़ बनी, हमने इंसानियत के तौर पे कुछ बेहतर सीखा। अभी तो तुम ना बेटा मेकिंग में हो, प्रोसेस में हो बनने के, अभी तुम्हारी पर्सनालिटी बनी नहीं है। जैसे मैं अपने आप को देखूं तो हमारे तो एक पर्सनालिटी बन गई, अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। लेकिन तुम जिस उम्र से निकल रहे हो 18 से और लगभग 27, ये किसी इंसान की पर्सनालिटी को बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं। और इनमें पर्सनालिटी कैसे बनती है, आसपास के माहौल से, जैसे तुम्हें लोग मिलेंगे। अगर किसी को इस एज में बहुत घटिया चीप टाइप के लोग मिलें तो उसका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, समाज बहुत ख़राब है। इस उम्र में अगर लोग अच्छे मिलें तो हमें लगता है दुनिया बहुत खूबसूरत है, रहने लायक है। हमारे आसपास का सर्कल बहुत कुछ हमारे मन पे प्रभाव डालता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ये हमारे करियर को लेकर भी है। तो तुम लोग जिस उम्र में हो तुम्हारी भी एक सोच डेवलप हो रही है। ये दुनिया बेटा ना तो 100% अच्छी है और ना 100% ख़राब। ये टाइम टू टाइम तुम्हें कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी तुम्हारा पाला ख़राब लोगों से भी पड़ेगा। और उन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको थोड़े थोड़े ख़राब लोगों से जीवन के अनुभव आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ख़राब लोगों से आपका टकराव होगा और तब आप ज़िंदगी का एक चैप्टर समझ जाएंगे। पर मैंने ये देखा जिसके साथ जैसा जैसा होता गया वही उसके अनुभव उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते गए। और उम्र बढ़ने पर अकल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उन सब ने वो अप्स एंड डाउन्स देख लिए। तुम्हारे अंदर एक 15 साल के लड़के और लड़की से ज़्यादा समझ है, क्योंकि तुमने उससे ज़्यादा ज़िंदगी देख ली। वो बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा, तुम्हें लगेगा कितने बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना बेटा अनुभव बढ़ेंगे। ये अनुभव हमें रिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, हमारी समझ का, अनुभव का दायरा विकसित करते हैं। तो 2024 बहुत बहुत एक अगर देखो अपने आप से तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम बहुत अच्छे रास्ते पर हो। और अब तुम उम्मीद कर सकते हो कि 2025 में जैसे ही वैकेंसीज आएंगी हम कहीं ना कहीं अपना नंबर अपनी जगह बना लेंगे, एक जगह हम अपनी पक्की कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुमने इसको अच्छे ढंग से यूज़ किया होगा। अगर तुमने 24 हाथ से गवा दिया, मैं पर्सनली तो नहीं जानती ना तुम एक एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम तो जानते हो। और छोड़ो तुम, तुम्हारी आत्मा और तुम, ये दो जानते हो। माँ बाप को भी हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, किताब खोल के बैठे रहें, पता चला अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। उनको क्या पता बेटा, वो तो बेचारे माँ बाप तो सबसे शरीफ प्राणी होते हैं इस धरती पर। वो हमेशा बिलीव करते हैं किताब लिए बैठी है बेटी या बेटा तो वो सही होगा रास्ते पर। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा, कि उस किताब को खोलते टाइम तुमने कितना सीखा या तुमने कितना अपना बेवकूफ़ बनाया। हम किसी का बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। तो ये जो साल गया ना, इसका आंसर तुम्हें 25 में मिलेगा। अब 25 में या तो तुम नौकरी के साथ खड़े होगे, अपनी घड़ी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या फिर जैसा 24 खाली गया ऐसा ही 25 भी चला जाएगा। तुम्हारे सामने जब यहाँ बच्चे आते हैं अपनी घड़ी लेने, तो तुम्हारे मन में अपने आप से यूँ लगता है कि हाँ यार हमें भी एक दिन ऐसा बनना है। अगर ये नहीं लगता तो तुम्हारे अंदर बेटा फिर कुछ मोटिवेशन नहीं है। ये सेल्फ से आना चाहिए कि मुझे भी। उस दिन देखो एक वो लेडी आई थी जिसकी 3 बेटियाँ थी, उसकी मदर इन लॉ। उसने क्या कहा कि मुझे हमेशा लगता था मेरे हस्बैंड का क्या साथ है,
भाई मेरे ससुर तो पता नहीं थे कि नहीं थे उसके ससुर तो, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड कौन, बेटियां तो चलो मेरी हेल्प कर देंगी। तो उसने कितनी बड़ी बात कही कि अब मैं नौकरी लग गई, अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊंगी। ये सोचो बेटा वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर ये मोटिवेशन की आग थी कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, हम इतने सारे लोग खाने वाले, सास भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड, वाइफ भी उन्हीं के ऊपर, और आगे 3 बेटियां, 5 औरतें घर में, बच्चियां औरतें लड़कियां कुछ भी कह लो, और कमाने वाला एक। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगी। तो उसको हर टाइम ये कितनी टेंशन थी, लेकिन इसी ने ना उसको मोटिवेट रखा और वो पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, फाइनली लग गई। तुम्हारे सामने तो आई थी उस दिन बता रही थी। तो ये ना बेटा हमारी लाइफ में ही है ये चीज़ें, किसी के मोटिवेशन देने से कोई नहीं सीखता। लाइफ से देखो, अपनी लाइफ को ये सोच के देखो कितने लोग अर्निंग हैंड है मेरे घर में। भगवान न करे अगर उस एक इंसान को जिसके ऊपर तुम्हारा घर चलता है कुछ हो गया तो कहाँ जाओगे। ये पता नहीं किसको किसकी कितनी सांसें, सब कुछ ठीक ठाक होता है, अचानक से एक आदमी गया और सारा परिवार एकदम से बैठ जाता है। तो कम से कम तुम जिस उम्र में हो अब कमाने लायक बनने की उम्र आ गई तुम्हारी, कि कल को कोई मुसीबत आए दिक्कत आए उससे पहले हम अपने घर में कमाने का साधन इकट्ठा कर लें। तो इसलिए खूब पढ़ लो बेटा। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं होते, बस ये पेन, ये रफ कॉपी, ये प्रैक्टिस है जो तुम्हें एक कैटेगरी से दूसरी में पहुंचा देगी। बाकी मैं 100% श्योर हूँ तुम में से किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि तुम बैठ के जीवन भर खा पाओ, नहीं होती बेटा, हमारे पास भी नहीं थी। ना ही तुम्हारे पास रेंटल प्रॉपर्टी कि जहाँ से 1,00,000 2 लाख का हर महीने का रेंट आता हो, ना ही तुम्हारे पास कोई जनरेशनल वेल्थ है कि तुम्हारे दादा परदादा ने वहाँ 10 किले लेके डाल रखे हैं, वहाँ 50 किले लेके डाल, वहाँ 20 बीघे, ऐसे कहीं नहीं पड़ी। तुम्हारे पास टोटल मिला के हार्डली कोई 1 आधा किला, 1 आधा 2-4 किले आ सकते हैं टोटल में, उसका बंटवारा होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलना ज़्यादा। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के। और मेहनत कैसी, या तो शारीरिक कर लो या मानसिक कर लो। अब शारीरिक करनी है तो फिर मजदूरी देखते नहीं कितने लोग कर रहे हैं, वैसे ही करने को तैयार रहो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है हम पढ़ लिख गए हम मजदूरी नहीं करना चाहते, तो फिर बेटा मेंटली अपने आप को इतना अलर्ट रखो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने के मौके मिलने के बावजूद लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जिन बेटियों को उनके बाप भाई भेज भी देते हैं ना, कितनी ही लड़कियां, मैं सब लड़कियां जानती हैं, तुम में से ही कुछ इस तरह की मिलेंगी जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ आके सिर्फ चैटिंग करती रहेंगी आपस में। तुम जानती हो, लड़के भी जानते हैं, तुम में से सबको मौका मिला है लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे फादर ने, माँ ने जैसे तैसे करके तुम्हें भेजा, उसका इस्तेमाल तुम कर रहे हो। इसका ये मौके बार बार नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने से मौका निकल रहा है। समझदार वो जो एकदम से ग्रास्प कर लेगा कि मौका आया और मैंने तुरंत पकड़ लिया। ये सीईटी एक मौका है, जिसने पकड़ लिया पकड़ लिया, नहीं तो बैठे रहना 10 गुना में। अगर तुम इस बार भी सीईटी में अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या पता अगले 2 साल नौकरियां ना निकल पाए, नौकरियां निकले तुम ना फॉर्म भर पाओ। जिसने सीईटी पास नहीं किया होता ना बेटा, उसके सामने नौकरी आती हैं लेकिन वो फॉर्म्स भर नहीं पाता। उनसे पूछ के देखो कितना उनका जी दुखी होता है कि नौकरियां आ गई और हम नहीं भर सकते। पुलिस के फॉर्म आएंगे, तुम्हारी हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तुम अच्छी भाग दौड़ कर सकते, तुम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सीईटी पास नहीं है, एस्टेट पास नहीं है। टीचिंग के फॉर्म आएंगे, तुम खाली बैठे रहोगे। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, इसको हर हाल में क्रॉस करना है अच्छे मार्क्स के साथ, ये अपना टारगेट रखो। तो कल से अपना ये सोचो कि इस साल जो यूटिलाइज किया है हमने, अगला साल हम नौकरी का साल बनाएंगे। 2025 ढेरों नौकरियां लाएगा, बस तुम लेने वाले बनना कि मेहनत करनी है। मेरी इन बातों का असर सब पे नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग भी अगर सुधर जाएं, कुछ लोगों पर भी हो जाए तो हमारा काम पूरा। बेटा सब सुधरेंगे तो देश कैसे चलेगा, कुछ लोग तो बिगड़ने भी जरूरी है ना। अब उनमें से कौन होंगे कौन नहीं वो तुम देखो। मेरा ये मानना है अपने घर के हालात देख के हर किसी को समझ जाना चाहिए, पर इंडिया में इतने समझदार लोग हैं नहीं। जिनका बाप शराब पी के पड़ा रहता है, माँ दुखी रहती है, पूरी जिंदगी रोती है। मैंने वो लड़के भी बिगड़ते देखे हैं कि बिल्कुल अपने बाप के ढर्रे पे चल पड़ते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी बिगड़ती देखी हैं जिनके घर में कोई साधन नहीं था, बाप ने माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे घर वालों से लड़के बेटी को पढ़ने भेजा, बेटी अपना बिगड़ के बैठ गई। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है और कैसे उससे निकलोगे। मेहनत इकलौता रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। तुम खाली हाथ हो, तुम लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, मैं भी उसी कैटेगरी से थी। हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि हमारा पेट भरा हुआ है और तन ढका हुआ है, बस। उसके बाद ये पेन, ये रफ कॉपी, ये रजिस्टर, ये नोट्स डिसाइड करते हैं कि हम जिंदगी कैसी जिएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बिगड़ने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिगड़ के तुम खाओगे कहाँ से। तुम्हारे पास बैग पे पैसा नहीं है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के अपनी किस्मत बदलनी है।
ठीक है? तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से जीना बेटा, और पूरे साल का टारगेट बनाओ, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कई कई घंटे अपने ऊपर देने हैं। अब की टाइम की इन्वेस्टमेंट ना कुछ महीने बाद देखना तुम्हें कितना प्राउड होगा, 8-10 महीने बाद जब नौकरियां निकलेंगी और तुम्हारा नंबर आ जाएगा। सोचो तुम भी घड़ी लेने आओगे, तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, तुम भी सोचोगे मैं माइक पे ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगी, है ना? यहाँ आके लगता है ना हम भी ये वाली बातें बताएंगे। अपनी कहानी बेटा सुनानी चाहिए, क्योंकि सब स्ट्रगलर हैं, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, बस स्ट्रगल के चेहरे अलग हैं। कोई फैमिली से लड़ के पढ़ रहा है, कोई सोसाइटी से लड़ रहा है, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो ताने मारते हैं उनसे लड़ रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स से लड़ के आगे बढ़ना चाहता है। लड़ाई सबकी ज़िंदगी में है, बस रूप अलग अलग हैं। तो उनको जवाब देने का इकलौता साधन है कामयाबी। जो कामयाब है उसके रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, सबको अपने आप जवाब मिल जाता है, फिर कोई कहने लायक नहीं रहता। तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना, डेली पढ़ना, क्लास बंक मत किया करो। क्लास बंक करना मतलब अपना नुकसान करना। किसी का क्या ही बिगड़ता है बेटा, तुम खुद देखो, यहाँ रोज़ आबादी बढ़ती और घटती है। कहाँ जाते हैं बच्चे? छुट्टी मार जाते हैं। जब पेपर आएंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, अब पीछे की रोज़ खाली, कभी ये कम कभी ये ज़्यादा, तो कहाँ जाते हैं? बंक मारते, सीधी बात है, यहाँ आके आधे गायब हो जाते हैं। ये तुम्हें बार बार कोई थोड़ी समझाएगा। ये कॉलेज नहीं है बेटा जहाँ की अटेंडेंस मैटर करती हो, ये तो कोचिंग है। यहाँ या तो तुम्हारी ज़िंदगी की नैया पार या डूब जाएगी। पार उसकी होगी जो पढ़ रहा है, और डूबेगी उसकी जो एडमिशन ले गया और आ ही नहीं रहा। कितने ही बच्चे हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, आते ही नहीं हैं। कब आएंगे? जब सीईटी निकल आएगा, फिर बचेंगे 1 महीना 1.5 महीना, फिर कहेंगे हमने तो बहुत मेहनत की, हमारा तो हुआ ही नहीं। ये सब पढ़ने वाले थोड़ी ना, पढ़ने वाले फाइनली लग जाते हैं, जो मेहनती लोग हैं। चलो आज हमें नया टॉपिक शुरू करना था। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में इंडस्ट्रियल, है ना? इंडस्ट्रियल, इसको कुछ भी कह लो, किस तरह का हमारा सेटअप है, हमारा हरियाणा कैसा है। एक चीज़ देख के बताओ, तुम्हें लगता है हरियाणा अमीर है? है बेटा, हरियाणा अमीर है। तुम लोगों ने ना एक्चुअली गरीबी देखी नहीं है। बिहार की तरफ जाओ, यूपी के आंतरिक हिस्सों में तुम देखना, कोई भी आदमी बेटा हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास पैसा है। हरियाणा का लगभग बच्चा ओवरवेट है। तो ये खाना कहाँ से आया? ये पैसों से सीधा संबंध है इसका। तुमने हरियाणा में बहुत स्किनी लोग देखे, बहुत पतले दुबले जो अंडरवेट हो, इक्के दुक्के, इतना कोई नहीं है। ये भी ना जो गरीब स्टेट है उनसे ठीक है ये। तुम बेटा कभी जाके देखना, यूपी के आंतरिक गांव में ना सच में लोगों की ना बॉडी पे सिर्फ स्किन है, उनका ऐसे मांस ना बराबर, क्योंकि वो इतना खाते ही नहीं, अगलों के पास है ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ये एक अमीर समृद्ध राज्य है। यहाँ खूब तो खाने को है, खूब यहाँ कमाने को है। ये साधन जो है ना, ये हर स्टेट को नहीं मिले। अब तुम सोचो, अगर तुम यहीं इसी जन्म में छत्तीसगढ़ के किसी आंतरिक गांव में पैदा होते तो क्या तुम पढ़ लेते? स्कूल ही नहीं मिलते बेटा। आज तुम्हारे लिए पढ़ना कितना आसान है। तुम कितने लकी हो तुम्हें भी पता नहीं, क्योंकि तुम इस राज्य से ज़्यादा बाहर नहीं निकले। छत्तीसगढ़ में गांव से शहर जाने के साधन ही नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है, आसपास कॉलेज बहुत दूर है, बच्चा कैसे जाए? सोचो पढ़ाई भी कितनी टफ है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत इजीली रीच है, तुम्हारी कॉलेज तक, कोचिंग सेंटर तक। तुम्हारे यहाँ बसें चलती हैं, नहीं तो ऑटो चलते हैं, नहीं तो स्कूटी दिलवा देते हैं माँ बाप या बाइक। वहाँ बेटा पूरी सुनसान सड़क है, बेटी को आप भेज ही नहीं पाओगे। कैसे भेजोगे आप उस सुनसान सड़क पे? कोई दूर दूर तक वहाँ रास्ता में आदमी नहीं मिलता। लड़के भी कैसे जाएं? क्योंकि वहाँ गरीबी है, बाइक को कोई 4 लोग घेर के मारेंगे और लेके भाग जाएंगे। तो वहाँ पढ़ना आसान नहीं है। हम एक रिच स्टेट में है, समृद्ध स्टेट है। यहाँ खान पान सच में ये बहुत रिच है बेटा। दूध दही का प्रदेश है ये। यहाँ गेहूँ चावल कभी हमने कमी नहीं देखी, हमने सूखा नहीं देखा यहाँ। ये बहुत ज़्यादा रिच स्टेट है। और रिच स्टेट जो होता है ना, वहाँ अमूमन कच्चा माल बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी भी इंडस्ट्री की पहली नीड क्या है? आप किसी को ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो ब्रेड किससे बनेगी? गेहूं से। आटा चाहिएगा भाई, रस्क बनाने हैं सूजी से। सूजी क्या है? गेहूं। तो ये जो हम है ना, हमारा स्टेट, यहाँ खूब बिजनेस चल सकता है, चाहे वो रस्क बनाने का हो, ब्रेड बनाने का हो, मैगी बनाने का हो, वो धान निकालने के लिए चावल की बड़ी बड़ी, देखिए पूरे में इंडस्ट्रीज, ये कितनी मिल खड़ी हैं, 100 मिल्स लिखते हैं। यहाँ बेटा हर तरह का बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि यहाँ खेती बहुत अच्छी है, और खेती अच्छी है तो खेती से कच्चा माल मिलता है। फिर हमारा सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हम दिल्ली को 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, और दिल्ली है हमारे भारत की राजधानी। तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली में तो सारा डेवलपमेंट होगा। दिल्ली में आप देखो बहुत बड़े लेवल पर ट्रेन्स का आना जाना, दिल्ली में एरोप्लेन्स, इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ती हैं ना, दिल्ली की कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा। तो हम दिल्ली को 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। हमारे यहाँ कनेक्शन बहुत बढ़िया है ट्रांसपोर्टेशन का, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। अपनी गाड़ी हो, बाइक हो, ना हो, स्कूटी हो, ऑटो हो, बस हो, रेल हो, यहाँ सारी सुविधाएं तो हैं। तो हमारी अमीरी के कारण है ये कि हम दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उसके बिल्कुल लगते इलाके में है। हमारे 4 ज़िले तो दिल्ली को बिल्कुल टच करते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। इसलिए डेवलपमेंट की स्पीड देखो इन चारों में। अब राजधानी के पास होने के कारण हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपके यहाँ बिजली बढ़िया हो गई है, सड़कें बढ़िया हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके आसपास मंडियाँ हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो गए, बवाना देख लो, राई देख लो, ये पूरे जो है ना हमारे आसपास। तो ये राजधानी का फ़ायदा। हम इसीलिए रिच हैं क्योंकि हमारे आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे सरकार अपने आप खुद से काम करना चाहती है क्योंकि केंद्र की राजधानी के आसपास हम बसे हुए हैं। अगर हमारी प्रोग्रेस की बात करें तो कोई भूल नहीं सकता कि हरियाणा में ही मारुति का पहला प्लांट लगा था। मारुति ने जो सबसे पहला स्टेप उठाया वो हमारे हरियाणा में था ना, हजारों लोगों को रोजगार मिला। आज इंडिया की 58% कारें मारुति बनाती है और मारुति का सारा बिजनेस, मेन बिजनेस हमारे यहाँ। अब तो हम देखते हैं कि मारुति ने अपने प्लांट बढ़ा के हरियाणा में 2 जगह, गुड़गांव, मानेसर, और तीसरा आ गया खरखौदा में। खरखौदा में सबने देखा ना कितनी स्पीड से काम हो रहा है। इसने हमारी तस्वीर बदल दी, एक ये कारण। दूसरा, हम लकी रहे, हमारे हरियाणा की राजनीति में उस ज़माने में कुछ अच्छे चेहरे थे जिन्होंने हरियाणा की ग्रोथ पे काम किया, जिनमें पहला नाम लेंगे बंसीलाल जी का। बंसीलाल जी ने बहुत भागदौड़ की, हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया बिजली गांव तक पहुंचाने में, और खुद पीएम को लेकर आए थे करनाल के नीसिंग ब्लॉक में। बेटा पीएम ऐसे ही कहीं नहीं जाती, पीएम को कोई खास आदमी दिखेगा ना तभी पीएम जाएंगी। यानी हरियाणा की राजनीति बड़ी स्ट्रांग थी। ये 3 तो सब जानते ही हैं, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, इन तीनों ने काम किया है हरियाणा को, जो कुछ भी नहीं था, कभी पंजाब का एक हिस्सा भर था, एक आइडेंटिटी बनाने में। और उससे पहले देखें तो हमारे छोटू राम जी जैसे बड़े लीडर्स भी यहाँ थे। पर मैं आज की अगर बात करूँ, हमारी राजनीति स्ट्रांग है, हमारी इंडस्ट्रीज स्ट्रांग है, हमारे पास राजधानी बिल्कुल टच है, और हमारी खेती बहुत बढ़िया है, जिससे क्या मिलता है हमें, कच्चा माल। इन सब का सीधा संबंध रोजगार से भी है, क्योंकि जहां कच्चा माल होगा, इंडस्ट्री होंगी, वहां नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियों का सीधा संबंध है पैसे से, और पैसे का ही सीधा प्रभाव आता है हमारी समृद्धि पर, आर्थिक विकास पर। मारुति ने भी पैसा कमाने में मदद की, राजनीति के लोगों ने यहाँ बिजनेस चलवाए, उस बिजनेस से हमारी कमाई हुई। राजनीति के लोगों ने ही यहाँ नहरें निकलवाई, उन नहरों से हमारी खेती बदली। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पॉजिटिव माहौल में हैं बेटा। और तुम्हें अगर लगता है ये गरीब है, तो तुमने एक्चुअल में जो गरीबी है ना वो कभी देखी नहीं है। गरीबी वो होती है जब सच में खाने को ना मिले, लोग बदहाली में जीते हों। हम कितने ही गरीब हो हरियाणा वाले, लेकिन हम फिर भी अमीर हैं बेटा। तुम सबको पेट भर खाना मिलता है, तुम सबके घर में इतनी किल्लत नहीं है। जो हमारा हरियाणा है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हम टॉप में रहते हैं। हमारी पूरे साल की हरियाणा की जितनी अर्निंग है, हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स कौन देगा? जो पैसा कमाएगा। हमारे 2 शहर तुम्हें पता है, एक फरीदाबाद और एक गुरुग्राम, दोनों टैक्स में टॉप में हैं। पूरा हरियाणा एक तरफ, 20 ज़िले, और ये दोनों एक तरफ, दोनों इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स में तुम कम किसी को मत मानना, ये मत मानना बाकी नहीं देते। सोनीपत, पानीपत, करनाल बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन इन दोनों के पास टैक्स सबसे ज़्यादा। इसका मतलब सबसे मोटी कमाई भी कौन करते होंगे? फरीदाबाद। और तो दोनों में उद्योग धंधे तो हैं। जितना ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर उद्योग धंधों के, अगर कहें हरियाणा में हैवी इंडस्ट्रीज तो फरीदाबाद में है। ये जेसीबी पूरी लाइन लग के बनती है वहाँ, जेसीबी एक कई लाख की आती है, और वहाँ प्रोडक्शन होता है हजारों का। तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा कमाने का साधन है हमारे पास। हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फरीदाबाद, और विदेशी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, विदेशी सर्विस सेंटर तो गुड़गांव। तो पूरा हरियाणा एक रिच स्टेट है, और हम पूरे देश की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का
हम एक बड़ा परसेंटेज देते हैं, जबकि अगर हमें देखें तो हम हैं कितने आबादी में, हम 2% की आबादी लेके बैठे हैं। 1.34% हमें ज़मीन मिली हुई है और उसमें हमारे प्रतिशतता को अगर मापें तो हम बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वाले हैं। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूरे देश में 1 वर्ग किलोमीटर में टोटल लोग जो रहते हैं वो 382 थे और हमारे हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यही था ना हमारा। तो ये सोचो कि हम देश से कितने ज़्यादा घने बसे हैं। घना बसने का मतलब आपके यहाँ साधन ज़्यादा, तभी लोग आके बसते हैं। हम एजुकेशन की अगर बात करें, जैसे हम सारी बातें कर रहे हैं एक बार, फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। एजुकेशन की बात करें तो हरियाणा को अब देश में टॉपर्स में गिना जाता है, क्योंकि IIM हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे हरियाणा के रोहतक में 2009 से चल रहा है। 12-13 साल हो गए उसको चलते थे। हरियाणा में IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT का एक्सटेंशन वाला कैंपस हमारे यहाँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लाइन लग गई हमारे यहाँ। OP जिंदल देश की नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी, अगर तुम सर्च करोगे ना गूगल पे, नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्टार्स जिसको मिले हैं OP जिंदल को। कहाँ है ये? सोनीपत में, हरियाणा में। हरियाणा की तस्वीर बदल रही है अब एजुकेशन के नाम पर। अगर हम बात करें हमारी बहुत बड़ी एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, पूरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है 2005 से, और हज़ारों एकड़ में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़, हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे। और कई तो अब तुम देखते हो ऑन रोड हमें दिखता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल भी रही हैं, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं यहाँ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर है, वुड जिसको लिख देते हैं ऐसे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। यहाँ हमारा नेशनल लेवल का लॉ, जो ये अपना नेशनल लॉ है ना पूरा, जो सरकारी है, भीमराव अंबेडकर जी वाला, वो वाला। इसके अलावा प्राइवेट में देखें तो मैंने बता ही दिया पहले, जिंदल हो गई। इसके अलावा अशोका है, SRM है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ आ गई। तो हरियाणा ना एजुकेशन में बराबरी पर आ गया। अगर बात करें भाई गरीब आदमी, क्योंकि ये तो सब प्राइवेट है, तो गरीब आदमी तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं, जिनमें अगर मेन की बात करें तो MDU है और एक KU है। ये दोनों पुरानी है ना। कुरुक्षेत्र हरियाणा बनने से पहले 1956 और ये 1976। हरियाणा कब बना? 66। हमसे 10 साल पहले KU, हमारे 10 साल बाद MDU। इसके अलावा हरियाणा में रोहतक में स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे फिल्म मेकिंग के कोर्सेज कराती है, जो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट के, डिज़ाइनिंग के, इस तरह के कोर्सेज भी चलाती है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो हम हिसार को ना भूलें। हिसार में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े कलाकार हुए, जिनमें लुवास के नाम से भी है, CJU के नाम से भी है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब हरियाणा को अगर ओवरऑल देखें, हम अपने आप को किसी स्टेट से कंपेयर करें तो हम एजुकेशन में आगे, हम रॉ मटेरियल में आगे, हम कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे। हमारे यहाँ पे राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई जिन्होंने देश में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रखा है, तो हम ये, और उप प्रधानमंत्री, तो हम किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं हैं बेटा। पढ़ाई से लेके, राजनीति से लेके, खेती से लेके, इंफ्रा से लेके, हम मेट्रो की बात कर लें, हम हरियाणा को एक रिच स्टेट के रूप में देखते हैं। और हमने देश में जितनी ज़मीन हमें दे रखी है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कमा के देश को दिया है। तो हरियाणा एक डेवलप्ड टाइप की एरिया आप देख सकते हैं और लगातार आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। हरियाणा में लगातार रोड्स के ऊपर काम है, कनेक्टिविटी के ऊपर काम है, एजुकेशन के ऊपर काम है। यानी हरियाणा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा विकास करके दिखाएगा। और जिसका एग्जाम्पल अब ये जो कौन सा ये खरखौदा वाला प्रोजेक्ट है राजीव गांधी, ये तो पनप रहे हैं ना अभी, ये फुली डेवलप्ड नहीं है बेटा। IIM है डेवलप्ड, क्योंकि वो 2009 से बना हुआ है। GJU है डेवलप्ड, पुराना है। लुवास पुराना। लेकिन अगर देखें अभी जो चल रहा है प्रोसेस में, उसमें एक तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो आने वाले 5-7 सालों में देखना कहाँ जाएगी। इसके अलावा मारुति का ये जो CNG वाला प्लांट ये लगेगा ना यहाँ पर, वो 2 पहिया, और
ये अभी डेवलपिंग में है, कुछ 5 साल 7 साल बाद देखना कितनी स्पीड से इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो हरियाणा एक रिच स्टेट है, हर चीज़ में हम पैसे वाले हैं। ये दूध दही का प्रदेश है, खान पान में आगे, खेलों की बात करें खेलों में हरियाणा आगे। देश में जब जब ओलंपिक्स के टोटल मेडल आते हैं, चाहे पैरालंपिक्स के टोटल मेडल हों, चाहे आपके एशियन के और चाहे कॉमनवेल्थ के, टोटल का 1/3 कम से कम हमारा हरियाणा लाता है अकेला। जब टोटल पैसे बढ़ते हैं ना खेल डिपार्टमेंट को, तो उसमें हर स्टेट को पैसे मिलते हैं। हरियाणा को पैसे मिलते हैं थोड़े से, लेकिन मेडल सबसे बड़े हरियाणा लेकर आता है। इस बार ये किसी ने कंपैरिजन करके दिखाया था, क्योंकि आजकल सरकार की साइट पर सब कुछ है। सबसे ज़्यादा खेल पर पैसा दिया गुजरात को, और ओलंपिक्स में गुजरात था 0 और हरियाणा को मिला था नॉर्मल सा पैसा। लेकिन हरियाणा के सबसे ज़्यादा प्रतिशत खिलाड़ी थे। जब जब मेडल आए हैं सर्वाधिक प्रतिशतता अकेले हरियाणा ने, कई बार 33%, कभी कभी 40% तक। यानी अगर टोटल जितने मेडल आए उसका 40% हिस्सा अकेला हरियाणा। तो इमेजिन करो, हम हर चीज़ में आगे है। ये एक समृद्ध राज्य है। अब उसको आंकड़ों में पढ़ लेते हैं किताब से कि क्यों हमें समृद्ध कहते हैं। देखो इसका टॉपिक औद्योगिक शहरों से पढ़ेंगे, एक एक जिले को पढ़ेंगे। किस पर है? 131 पर। पुरानी में 131 है, नई में भी 131 ही है, नई में भी। देखो बेटा, हरियाणा की औद्योगिक संरचना, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। थोड़ा सा ही चेंज है, पुरानी और नई में ज़्यादा चेंज है नहीं, ठीक है। कुछ आंकड़े बदले हैं, पुराने वाली किताबों में अलग हैं, नई में अलग हैं। पहला पॉइंट पढ़ के देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं कहूँगी अंडरलाइन कर लेना, वरना सिर्फ पढ़ेंगे। हरियाणा गठन के समय औद्योगिक दृष्टि से एक अल्प विकसित राज्य था। जब हम अलग हुए तब हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे बेटा, ये टिक कर लो, गठन अल्प विकसित। हमें कोई बना बनाया नहीं मिला, हमने 66 के बाद मेहनत की। अल्प विकसित। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सब हमने देखा, हम सब कुछ में आगे थे, लेकिन क्या तुम्हारे यहाँ कोयला है? क्या पेट्रोलियम है? फिर बेटा इसको तो सांस कहते हैं, इसके बिना डेवलपमेंट कैसे करोगे? हम ये सब बाहर से मंगाते हैं। हमने रिफाइनरी बना रखी है ना, कच्चा तेल आता है हमारे यहाँ, ट्रेन भर के तुमने देखी है। नीचे नीचे हरियाणा में पाइपलाइन बिछा रखी है, सोनीपत में भी हैं, पानीपत तक, और वो गुजरात से आता है वो कच्चा तेल। तो हमारे यहाँ 2 तरीके से कच्चा माल आता है, एक पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड और एक रेल। हमने कितनी बार देखा नहीं वो काली जो वो गोल डिब्बों वाली, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक बूंद भी पेट्रोलियम का कोई सोर्स नहीं है नेचुरल। अगर हमें बाहर से कोई राज्य ना दे तो हम फिर नहीं चल पाएंगे बेटा। लेकिन अब किसी राज्य में अगर पेट्रोलियम और कोयला है ना, तो तुम उसकी स्थिति देखना, अमूमन वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलाका होता है जहाँ क्या ज़्यादा होता है? खनन। और खनन वहाँ होता है जहाँ पठार है, और पठार में खेती अच्छी नहीं हो सकती, पठार में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मामला नहीं मिलेगा, पठारी इलाका रहने में मुश्किल होता है। सबसे आसान रिहाइश होती है मैदान की, तो हम मैदानी इलाके में रहते हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ से खनन वाला सामान? हम बाहर से मंगवा लेते हैं। कोयला हम उड़ीसा से, मैंने लिखवाया था ना वो पहले, उड़ीसा की बेल्ट से और सेंट्रल कोलफील्ड से, पढ़ो। तो हम औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित थे, अंडरलाइन करना। पर्याप्त खनिज संसाधनों का अभाव, हम ये मानते हैं पहले कि ठीक है हमारे यहाँ कमी है, लेकिन फिर भी हम रिच हैं, आगे पढ़ना, के कारण राज्य में उद्योग धंधों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया था। अब तो हो गया, क्योंकि हम बाहर से ले आते हैं। परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि बनी। इसको अंडरलाइन कर लो, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि। हम मैदानी हैं तो हम खेती से पैसा कमाएंगे ना। नेक्स्ट पढ़ना, 1980 के पश्चात हरियाणा ने खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। इसको अंडरलाइन कर लो, 80 के पश्चात खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास। क्या तुमने बना लिए खनिज संसाधन? नहीं, हमने लाने का सोर्स बना लिया, हम बाहर से लाने लग गए। पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगा रखी है हमने, कब लगाई थी? पानीपत में ना रिफाइनरी। लेकिन बेटा हमारे पास पेट्रोलियम तो था ही नहीं, इसका मतलब ये पहले से था कि इस तरह का कच्चा माल बाहर से आएगा, ये पहले से डिसाइडेड था। नेक्स्ट पढ़ना, अब ये नई किताब में है, पुरानी में नहीं है। पुराने जिनके पास हो वो 2 पॉइंट बाद में लिख लेना, सुन लो। 23-24 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 33% दर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस सेक्टर, डबल टिक कर लो, सकल राज्य मूल्यवर्धन में
उद्योग, उद्योग क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज का योगदान कितने परसेंट बेटा? 33। तो क्या कहोगे, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं। 33% का मतलब 1/3। तो उद्योग धंधे 1/3 रुपए जितने हमने कुल कमाए ना 23 से 24 में, उसमें 33% कमाई का साधन क्या बना? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज। आगे पढ़ो। 23-24 ये 33% इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। 21-22 के अंतिम अनुमानों में आंके गए, सिर्फ पढ़ लो इसको, कुछ करोड़ रुपए ही आएगा नहीं, कि सकल राज्य मूल्यवर्धन की तुलना में 22-23 के औद्योगिक क्षेत्र के द्रुत अनुमानों में, छोड़ दो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस ना ही हम याद कर सकते, लेकिन प्रतिशत पूछ लेंगे, इसको टिक कर लेना। अगला पॉइंट भी बस करोड़ रुपए का है, वृद्धि पढ़ लो। 23-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का मूल्यवर्धन, जो अंडरलाइन करना, 7.2% की वृद्धि, यानी औद्योगिक क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले हमने वृद्धि की है। पूरे करोड़ के आंकड़े मत पढ़ना, 7% की वृद्धि हुई है औद्योगिक क्षेत्र से जो कमाई होती है उसमें। कितने परसेंट टोटल में योगदान दिया? 33%। और पिछले साल के मुकाबले इस बार आंकड़ों में कितनी ग्रोथ दिखाई? 7.2%। टोटल सर्विस सेक्टर, ये पूछेंगे उद्योग धंधे सर्विस नहीं है, ये सेकंड वाला, तो 33%। पहले पता है क्या था हमारा हाल? 60% खेती थी हमारी, और 25% कुछ ये था और कुछ ये था, जितना बच गया होगा 25-15%, 12%, ये नंबर 1 थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा सेकंड सेक्टर कितने परसेंट है? 33। इंडस्ट्री किस में आती हैं? फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेकेंडरी में आती हैं बेटा। सर्विस सेक्टर आता है टर्शरी में, और खेती आती है प्राइमरी। ये बढ़ गया, अब कितने परसेंट पर आ गया तुम्हारा? 33। इसका मतलब प्रोडक्शन जो कच्चा माल था उससे हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पढ़ो आगे, कितने परसेंट की वृद्धि दिखाते हैं? 7.2। और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है? 33%। बहुत बड़ा योगदान है ये। हम ग्रोथ कर रहे हैं। जिस देश में खेती ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ होता है, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी ज्यादा है वो ग्रोथ पे होता है। हम ग्रोथ पर है। अब आगे पढ़ो। हरियाणा के प्रमुख उद्योग, पहला पॉइंट पढ़ लो। हरियाणा में उद्योगों का विकास 80 के पश्चात हुआ, टिक कर लो। उद्योगों का विकास 80, क्योंकि पहले तो खेती पे काम किया बेटा मेन। नेक्स्ट पढ़ना, कृषि और खनिज संसाधन, अंडरलाइन करो। कृषि और खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन। तो कृषि और खनिज, अब ज्यादा खनिज वनिज हमारे यहाँ नहीं, इकलौता महेंद्रगढ़ है जिसको कहते हैं खनिज में नंबर 1 है, MG लिख लो यहाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ सोनीपत में कौन से ज्यादा खनिज निकलते हैं बेटा? खेती है, चारों तरफ हरियाली है, जहाँ हरियाली है वहाँ खेती है, और जहाँ खेती है वहाँ कच्चा माल खेती वाला है। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें कृषि आधारित उद्योग ये सबसे आसानी से डेवलप हुए, क्योंकि ये हमारे पास था, हमें कहीं से मांगनी नहीं पड़ी। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कैसे? क्योंकि कपास का काम है हमारे यहाँ, है ना, वस्त्र उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग, एग्जाम्पल क्या दोगे? गुड़गांव, गुड़गांव में ना, ये फरीदाबाद, ये अपने यहाँ ना, हरियाणा में एक ज़माना था बेटा, पूरे देश में नंबर 1 बाइक थी राजदूत। वो बड़ी फेमस बाइक थी वो राजदूत हमारे यहीं तो बनती थी हरियाणा में। तो हमने बाइक्स में, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी बाइक वगैरह, इसमें हम बहुत आगे थे। आगे पढ़ो। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, पेट्रोकेमिकल मतलब ये पेट्रोलियम टाइप के, ये हमारे अपने कच्चे माल के नहीं है, लेकिन हमने यहाँ काम तो कर रखा है बेटा। एक सिटी बसा रखी है, पेट्रोल रिफाइनरी के अंदर पूरा एक सिटी है, शहर है ना, तो इसका मतलब कितने लोगों को काम मिला, रोजगार मिला। पेट्रोकेमिकल, ये पानीपत की बात कर रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी, IIT का मैंने एग्जाम्पल दिया था। और बायोटेक उद्योग, रियल एस्टेट में किसका नाम लोगे बड़ा? गुड़गांव का। प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, अब तो खैर सब जगह हो गया। और निर्माण उद्योग, जिसमें चीजें बनती हैं। ठीक है, ये सब मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। आगे टिक करना, राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गाड़ियों को बोलते हैं बेटा, जिसमें गाड़ी, इंजन, ये सब बनते हैं। और वहाँ यहाँ देश के सर्वाधिक ट्रैक्टरों का, डबल अंडरलाइन कर लो, ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर और बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, ये अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी का रिश्ता हरियाणा के फरीदाबाद में तो किया था, नंदा परिवार में। सारी हैवी इंडस्ट्रीज उन्हीं के पास तो है बेटा, वो करोड़पति हैं वो। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा में स्थापित चीनी मिलें, चीनी मिले टिक कर लो। एक दिन इनको अलग से चीनी के ऊपर जब हम बात करें, क्योंकि शुगर मिल का हमारा बहुत बड़ा कामकाज है, एक मैप में है, वो अलग से पढ़ा दूंगी। यहाँ सिर्फ टिक कर लो। पानीपत में चीनी मिल है, रोहतक में, करनाल में, शाहबाद में, महम में। महम कहाँ पड़ेगा?
रोहतक में। हैफेड सहकारी चीनी मिल असंध करनाल, सरस्वती सहकारी चीनी मिल। ठीक है, इनमें कुछ सन में गड़बड़ दी होगी, गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कभी कभी काम ज़्यादा हुआ है, लगभग ठीक ही है वैसे। सरस्वती वाली टिक कर लो, ये अंग्रेजों के ज़माने की है, लाहौर में थी ये, उसकी एक यूनिट है बेटा, ये बहुत पुराने टाइम की, 1933। पहली, अंडरलाइन करना, पहली। पूछे हरियाणा की पहली मिल बताओ चीनी की, तो तुम कहोगे सरस्वती। कहाँ है ये? हाँ, ये बेटा अब हमारे यहाँ ये है यमुनानगर, YN लिख लो। लाहौर में मेन थी, फिर उसकी यूनिट लगी थी, तो हमारे यहाँ यमुनानगर, YN, यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट टिक करना। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ बना था 1966। अलग होते ही हमने चीनी पे काम किया क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा था, पंजाब से अलग हुए। अब इतने गन्ने जब अलग हुए तो गन्ने तो हमारे यहीं के यहीं रह गए ना, क्या करोगे उन गन्नों का? तो चीनी बनानी पड़ेगी। तो चीनी मिल को हमने तुरंत नवंबर, आप जानते हो इस टाइम पे गन्ने, देखो खेतों में गन्ने तैयार हैं, खड़े हुए ना, अब गन्ने ही तो जाते हैं, फिर सर्दियों में तो लोग गन्नों को लेके जाते हैं मिल में। तो अलग जब हुए तो तुरंत से गन्ने के लिए हमें करना पड़ा कि भाई इसके तो मिल करनी पड़ेगी, तो हमने चीनी मिल का अपना संघ बना लिया अलग होते ही। नवंबर में अलग हुए, तुरंत से 66 में अपनी चीनी का काम किया। ये टिक कर लो 66 में। आगे पढ़ना। वर्तमान में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 मिलों का संचालन चीनी मिल प्रसंघ कर रहा है, अपना खुद का उनका मैनेजमेंट है। परंतु असंध की चीनी मिल का संचालन हैफेड कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, असंध हैफेड। हैफेड का मतलब पता है? हरियाणा में ना बेटा एक फेडरेशन है, सुन लो पहले, ये पेपर में आ चुका है। हरियाणा में एक फेडरेशन है जो चीज़ें, जो खेती है ना, इनकी चीज़ों पे जिसका एक तरह से होल्ड है, जो बहुत सारे डिसीजन लेती है, एक फेडरेशन है। जैसे खिलाड़ियों की फेडरेशन नहीं होती है, डिसीजन लेती है, ऐसे ही ऊपर यहाँ हैफेड लिख लो। ये पेपर में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म, इसका सन पूछ लेते हैं, हैफेड ऐसे लिख लो। HA का मतलब यहाँ हरियाणा और फेड का मतलब फेडरेशन। पहले हैफेड लिखो फिर फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म लंबी है। हरियाणा स्टेट, हाँ, हैफेड को HAFED लिख के, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, ये चीज़ों की सप्लाई और मार्केटिंग करती है। सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, फेडरेशन लिमिटेड। अब नाम तो बहुत लंबा लिखना था, लेकिन शॉर्ट में क्या कर दिया है, फेड, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर फेडरेशन। लेकिन फुल फॉर्म ये नहीं है, फुल फॉर्म आया तो क्या टिक करोगे, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तुम्हें ये शब्द इसमें कहीं दिख नहीं रहे हैफेड में, ये तुम्हें याद करने हैं। क्या नाम है इसका, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, देखने में लग रहा है हरियाणा फेडरेशन, उसी को टिक करेगा बिना समझे बच्चा। यहाँ लिख लो 1/11/66, जिस दिन अलग हुए तुरंत बना ली अपनी। 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनते ही हमें खेती पे काम करना था, हमने हैफेड बना ली तुरंत से ही। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ इस पॉइंट पर, हैफेड। तो कौन सी चीनी मिल को हैफेड संभाल रहा है, असंध। असंध कहाँ पड़ेगा, करनाल में, करनाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखना, राज्य में जिलेवार उद्योगों का वर्णन। सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहाँ हैं बेटा, गुड़गांव में। गुड़गांव में ढेरों चीजें हैं। और एक मिनट, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं, गुड़गांव ही। सबसे पहले देखो, गुड़गांव तुम सब गए हो एक आधी बार, देख आना चाहिए, एक आइडिया रहे। गुड़गांव में ना बेटा मज़ा तो आ ही जाता है। गुड़गांव में देखने लायक क्या है, एक चीज़, वो वहाँ जाके ना रात में कभी तुम जाओगे, अब सुनो ध्यान से, तो तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे हम विदेश में घूम रहे हैं। उनका ना कल्चर बदल गया, उनको कोई हरियाणा के निवासी मानता ही नहीं है। इसका कारण है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग विदेशों से आके काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिख जाएंगे वहाँ की कंपनियों में काम कर रहे हैं। वहाँ ना इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े जो ये थी ना कंपनीज, और खासकर वो कंपनी जो एक जगह की नहीं है, मल्टीनेशनल हैं।
जिनका कई बड़े बड़े देशों में उद्योग धंधे, जिन्होंने पैसा कई देशों ने लगाया। मान लो एक कंपनी खुली, उसमें 50% अमेरिका के, 20% चाइना के, 10% रशिया के, 10% जर्मनी के, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनीज। ये बहुत पैसा लगाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो एमएनसी पूरे वर्ल्ड में अपने दफ्तर खोल देती हैं, कहाँ कहाँ हमें ग्राहक मिल सकते हैं। हमसे बड़ा ग्राहक बेटा, इंडिया से बड़ा ग्राहक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राहक का सीधा संबंध है पॉपुलेशन पर, और पॉपुलेशन में आपको कोई पछाड़ तो सकता ही नहीं कभी। आप तो दुनिया में नंबर 1 सदा ही रहेंगे। हम एक बनने की देर थी, अब तो हम ही रहेंगे, क्योंकि हम जैसे इतनी आबादी कौन ही बढ़ाएगा। तो हम नंबर 1 हैं, और इंडिया को बहुत आसानी से ग्राहक बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ से खेल है सारा। आप लोगों को एड्स इस तरह के दिखाए जाएंगे कि आप उसके पीछे पागल। इंडिया में लोग हैं ना, दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जो देखते हैं उस पर बहुत जल्दी फेथ करते हैं। विदेशियों ने आपको इंडिया को एक मार्केट के रूप में डेवलप कर लिया। जैसे चाइनीज़ मोमोज, चाइनीज़ चाउमीन, ये हमारा थोड़ी था बेटा। तुम खुद इमेजिन करो कितनी खराब चीज़ों के उसने हम आदी बना दिए। वो कच्ची मैदा खिला रहा है, स्टीम मोमोज कह के लो खा लो कच्ची मैदा, और तुम खुशी से खाते हो कि सबसे बढ़िया चीज़। तुम्हें अपनी जो बढ़िया चीज़ें थी घरेलू, हम उसको अपने घर तक भी नहीं रख पाए। ये देखो हमारे दिमाग को कैसे उन्होंने ब्रेन वॉश किया। हमारी घर की जो अगली पीढ़ी है वो हमारी घर की पुरानी चीज़ें नहीं जानती। हमारी जो व्यवस्था का पार्ट थी हमारे दादा परदादा के टाइम पर, इस टाइम हमारे घरों में ना, हर घर में गुड़ के जो वो बनती थी ना, पात टाइप की, उसके लड्डू बनते थे बेटा पुराने ज़माने में। आज किसी को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोग खाते भी नहीं। उनको गुड़ में से कईयों को तो बदबू भी आने लग गई अगली पीढ़ी को, कि भाई गुड़ में तो बदबू आती है। और उसका अगर वो प्रोसेस देख लेते तो कहते हैं छी कितना अनहाइजीनिक है। वो मोमोज बनते गंदगी के उनको अच्छे लगते हैं, हमारा गुड़ उनको लगता है कितना अनहाइजीनिक है, कैसे इसमें से तुम अगर देखो तो ऐसा लगता है ना, यार कैसे गांव में से बन रहा है। लेकिन बेटा उससे 100 टाइम्स खराब चीज़ है ये मोमोज, क्योंकि गुड़ तो नेचुरल है। गन्ना सीधा वहीं खेत में से निकालते हैं, और गन्ने का फिर उसको रस निकाल के, और आज से थोड़ी ना है, सदियों से हम गुड़ खा रहे हैं। हमने इस गुड़ की पट्टी को क्यों नहीं फेमस किया, जबकि ये न्यूट्रिटिव भी है, टेस्टी भी है, और सेहत के लिए भी अच्छी है। हम क्योंकि ऐड ही नहीं कर पाए। हमारा ब्रेन वॉश करने में दुनिया कितनी आगे है। हमारे जितनी अगली पीढ़ी के बच्चे हैं सबको बॉर्नविटा की आदत पड़ गई, सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग गए, है ना। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे ये क्या क्या फालतू की चीज़ें आने लग गई, जो भी हैं बेटा ये। अब तुम ये देखो उन्होंने तुम्हें कैसे तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। हम अपनी चीज़ों को अपने तक भी नहीं बचा पाए, इसलिए बेटा हम मार्केट बन गए। सबसे ज़्यादा जो विदेशियों को दिख रहा है ना कि हमारे लिए जो सही मार्केट है वो इंडिया है, और इसीलिए वो हमारी सरकार का स्वागत करते हैं कि आइए, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मार्केट के रूप में एक बहुत बड़ा उनके लिए, तो जैसे बकरा नहीं होता, बकरा कटेगा आ जाओ, तो वो बकरा है इंडिया की, आ जाओ। यहाँ जो चीज़ चल गई, तुम ये सोचो, ये फ्लाइंग बीस्ट, क्या नाम है उसका, वो बीस्ट, मिस्टर बीस्ट इंडिया आया और देखा सब बिहारियों से हाथ मिला रहा है और सब गरीबों से भी। कारण क्या है बेटा, अगले ने अपना वो एक ड्रिंक लॉन्च किया है ना कोई, और चॉकलेट टाइप की, जिसकी कीमत भी कह रहे हैं कई कई 100 रुपये है। और मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, आज तुम्हें महंगी लग रही है, मैं 100% श्योर हूँ अगर वो अपना बिजनेस करता रहा अगले 7-8 सालों में ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नेस्कैफे आई थी ना बेटा, हमारे जब हम छोटे थे, नेस्कैफे हमें महंगी लगती थी, हमें चॉकलेट्स बहुत महंगी लगती थी, लेकिन आज के बच्चों को चॉकलेट महंगी नहीं लगती। हमारे टाइम में जब मैं छोटी थी ना, तब 5 स्टार 5 रुपये की थी, हमें लगता 5 रुपये, अभी भी 5 की है ना, हाँ, लेकिन अब साइज़ छोटा है बेटा, साइज़ छोटा है। हमारे टाइम में बड़ी चॉकलेट थी। सबसे महंगी चॉकलेट जो हमने अपने ज़माने में देखी थी वो मिल्की बार थी 12 रुपए की, और हमें लगता था 12 रुपए की। हमने पूरी ज़िंदगी में जब तक हम अपने घर रहे, मैंने सिर्फ एक बार हमने खरीदी और हम सब ने बांट के खाई, चारों बहनों ने, 12 रुपए की वो चॉकलेट। बेटा 12 रुपये बहुत बड़ी बात थी तब। 15 रुपये तो हमारी 3 महीने की फ़ीस लगती थी, तो ये सोचो 5 रुपये की महीने की फ़ीस थी तब। इमेजिन करो उस चीज़ की मुझसे अगली पीढ़ी आदि है जो हमें महंगी लगती थी। बॉर्नविटा महंगा पड़ता था, ये लगता था भाई महंगी चीज़ है, लेकिन उसकी आदत डाल दी। तो ये विदेशी जो है ना, एमएनसी, ये आपके देश को एक ग्राहक की तरह देखते हैं, इसीलिए गुड़गांव लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि गुड़गांव में एमएनसीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। उन्हें पता है अब से बड़ा कहीं मार्केट नहीं है।
कोई नीदरलैंड में अगर अपना सामान बेचेगा तो कितना बेच लेगा, अगलों की आबादी इतनी है। कोई लग्जमबर्ग में सामान ले गया, 8 लाख तो टोटल है वो। अगर 8 लाख लोग किसी चीज को 4-4 जोड़ी भी लेंगे, मान लो कोई चप्पल ही किसी ने 1000 रुपए की इंट्रोड्यूस कर दी, 8 लाख गुणा 4 तो 8 चौके कितना हो, 32 ना। टोटल कितनी बिकी, 32 लाख। हम इनके सामने कहाँ स्टैंड करते हैं बेटा? 8 लाख तो हम मच्छर टाइप मानते हैं। हमारे तो यहाँ छोटे से शहर में 8 लाख लोग, भाई हम सोनीपत में 15 लाख से ज्यादा लोग हैं, अगर तुम्हें ना पता हो तो। सोनीपत क्या है, लग्जमबर्ग से हम दुगने हैं। 15 लाख तो पहले थे, अब तो क्या पता 20 हो गए हो। तो हम लग्जमबर्ग को क्या ही माने, वो हमारे सामने कहाँ स्टैंड करता है। यानी अकेला सोनीपत लग्जमबर्ग 2 बना दे पॉपुलेशन में, तो इनके मार्केट खरीदने से किसी को क्या ही फायदा। हम अगर मार्केट बन गए तो बेटा किसी के चप्पल, जूते, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, नेस्कैफे की चॉकलेट और दुनिया भर का सामान बिकेगा। और इसीलिए इंडिया में हर कोई अच्छे संबंध बना रहा है। तुम्हें जो लगता है ना दुनिया भर विदेशों में हमारी इज्जत है, कुछ नहीं है। तुम लोग उनको बकरे दिखते हो कि भाई इतना बढ़िया देश है, इनकी पॉपुलेशन, कुछ बेचो। तुम्हारे यहाँ ये सोचो, छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन से लेके और बड़ी बड़ी लाखों तक की सामान आसानी से तुम मार्केट हो। इसीलिए तुम्हारे साथ सब विदेशी अच्छे संबंध बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा मार्केट किसी दुनिया में किसी देश में है ही नहीं। चाइना किसी को भी मार्केट नहीं बनने देगा, क्योंकि चाइना खुद ही इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकंड बड़ी आबादी। यूएसए किसी को मार्केट नहीं देगा, क्योंकि यूएसए खुद ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर ध्यान से देखें, जिसकी आबादी है ना, उसने मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रखा है, उसके खुद के लोग सामान बनाते हैं और अपने देश में बेचते हैं। हम ऐसे हैं जिसकी आबादी सबसे बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास कम है, और हम सामान उतना सस्ता नहीं बना पाते जितना विदेशों से बेचने के बाद भी पड़ता है। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम बड़ा मार्केट बन गए, लेकिन इसका नुकसान रहेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। वैसे हम हरियाणा में तो 33% कह रहे हैं कि हमारी बढ़ी है, तो हरियाणा तो फिर मैंने कहा ना अमीर है, सब थोड़ी ना है। पढ़ो आगे। नहीं, हम हरियाणा वाले तो अमीर हैं ही, पर बेटा पूरे देश में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये भी तो हमारा ही हिस्सा है। नेक्स्ट पढ़ना, गुड़गांव में देखो, बेनेटॉन समूह। बेनेटन के देखें कपड़े होते हैं बड़े रंग बिरंगे। कभी गुड़गांव में एक बहुत अच्छा मॉल है, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, क्या नाम है उसका मॉल का, बिल्कुल एंट्री पर ही है, एम्बियंस मॉल। एंट्री पर, गुड़गांव जाओगे ना, एंट्री पर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे तुम दिल्ली से गुड़गांव के रोड पे गए तो जो गुड़गांव पर टोल टैक्स नहीं था बहुत बड़ा सा, उस पे लेफ्ट हैंड साइड में एम्बियंस मॉल है बेटा। एक बार घूम के आओगे तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड तुम्हें दिख जाएंगे, उनमें तुम्हें बेनेटन के भी अलग अलग शॉप्स दिखेंगे। इसके ज्यादातर कपड़े बड़े कलरफुल से होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले रंग। बेनेटन हाँ मल्टी कलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही ग्रुप है ये, टिक कर लो, बेनेटन समूह। फिर पढ़ो, इसकी एक औद्योगिक इकाई, यानी ये पूरे वर्ल्ड में है, एक इकाई हरियाणा की साइबर सिटी, टिक कर लो, बेनेटॉन साइबर सिटी गुड़गांव में। बस पढ़ो आगे क्या करती है। ये कंपनी वैश्विक स्तर पर कपड़ा बनाती है, तो इसके कपड़े, अब अगर सोचो हमारे इंडिया को इसने अपना ग्राहक बना लिया, मैं सस्ते कपड़े हैं, लोगों को अच्छे लगे, तो इसके कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, ये सारी डिमांड वहाँ जाएगी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनके लोगों को काम मिलेगा, तो हमारे यहाँ एक अच्छा मार्केट है। टिक कर लो, कपड़े, जूते बनाती है, बैग और अन्य वस्तुएं। तो कपड़े, जूते, बैग, यानी किसी को सोचो दिमाग में इमेजिन, कोई तैयार हुआ आदमी है तो उसके पास बढ़िया कपड़े होंगे, बढ़िया जूते और बैग। ये तीनों प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाए? बेनेटन, विदेशी है। हमारे यहाँ कहाँ काम किया इसने? गुड़गांव में। नेक्स्ट टिक करो, ओरिएंट क्राफ्ट्स लिमिटेड, गैर सरकारी कंपनी, टिक कर लो, गैर सरकारी है, प्राइवेट कंपनी, स्थापना 1978, पढ़ लो, प्रमुख निर्यातक कंपनी, शुक्र है ये हमारी है, हम निर्यात करते हैं, निर्यातक कंपनी, एक उत्पादन शाखा हरियाणा के गुड़गांव में, टिक कर लो, हरियाणा के गुड़गांव में। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट, मारुति सुजुकी, ये सुजुकी कहाँ की है? जापान। कोलैबोरेशन हुआ था मारुति का सुजुकी। मारुति ने कहा पैसा हम लगा देंगे लेकिन हमें तकनीक नहीं आती, कैसे बनेंगी? तो सुजुकी ने कहा मेरे पास जगह कम है, भाई जापान छोटा है, मुझे जगह चाहिए, तकनीक मैं दे दूंगा। दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, भाई दोनों प्रॉफिट कमाएंगे, तेरा इतना मेरा इतना, दोनों ने हिस्सेदारी कर ली, लिखत पढ़त हुई भारत और जापान के बीच में, जॉइंट वेंचर मान लो इसको। और फिर मारुति सुजुकी, और गांव गांव में मुंह पे यही चढ़ गया, मारुति सुजुकी की गाड़ी है, मारुति सुजुकी। लेकिन अब पीछे मारुति से सुजुकी ने अपना काम अलग कर लिया, प्रतिशतता बेच दी, भाई इतने करोड़ मुझे दे दो, सारा परसेंटेज तुम्हारा। फिर
ये टिक कर लो। मारुति सुजुकी की पहली उत्पादन इकाई हरियाणा के गुड़गांव में 1983 में। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन। पहले हम लोग असेंबलिंग करते थे बेटा, पार्ट्स बाहर से लाते इकट्ठे यहाँ करते, लेकिन अब प्रोडक्शन ही यहाँ करने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई। जैसे खरखौदा में असेंबलिंग के काम के लिए काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन वाली जगह काम ज्यादा होता है, असेंबलिंग कंपैरेटिवली आसान है। नेक्स्ट देखो, मुंजाल शोवा लिमिटेड कंपनी, अंडरलाइन करना, 2 व्हीलर यानी दोपहिया वाहन, 4 व्हीलर, इनमें यूज होने वाले शॉक ऑब्जर्वर, तो टिक कर लो। ये गाड़ी नहीं बनाते ये मुंजाल, ये शॉक ऑब्जर्वर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एक उत्पादन इकाई हरियाणा के गुड़गांव। SRF लिमिटेड कंपनी, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, औद्योगिक फाइबर, सिंथेटिक केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म, गुड़गांव में मुख्यालय। गुड़गांव में IBM कंपनी, IBM पता है ना, बहुत लोगों का सपना होता है IBM में हमारा इंटरव्यू पास हो जाए। IBM में कहते हैं कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है और आपकी एक्सेंट का बड़ा योगदान है। अगर आपके बोलने का लहजा अच्छा है तो ही वो रखते हैं। हरियाणा में लहजा बड़ा मुश्किल है बेटा, कितना ही पढ़ जाओ लहजे में बदलाव नहीं आता। तो IBM का इंटरव्यू अगर आप पास कर जाते हैं तो ये माना जाता है प्राउड की बात है कि भाई IBM प्रोडक्ट है ये, टिक कर लो। IBM करती क्या है? प्रोडक्ट मतलब जहाँ से आप निकले हैं उससे आपको अगली नौकरी मिलना आसान होता है। अब मान लीजिए आप कहेंगे काम कहाँ किया है? सोनू बर्तन भंडार पर, तो और कोई कहे मैंने IBM में किया, तो फर्क है ना, दोनों में डिफरेंस हमें दिखता है। आगे पढ़ो। IBM कंपनी सर्विस सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में BPO, BPO का फुल फॉर्म तुम जानते हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है ये प्रोसेस आउटसोर्सिंग? इसमें हाँ, ध्यान से सुनो, अब एक बार सुन लो क्योंकि BPO नॉर्मल हमारे हरियाणा की पहचान बन गया। देखो बेटा, बोर्ड पर देखो, एक ट्रायंगल टाइप डेवलप होता है इसमें। मान लीजिए इसने प्रोडक्शन किया किसी देश ने, हम चाइना समझ लेते हैं, यहाँ इसके प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसने कोई वायर बनाया, कोई LCD LED कुछ भी बनाया, प्रोडक्शन वहाँ हुआ, यहाँ इस्तेमाल हुआ। इस इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी का कोई लेके आया सामान, वो चल नहीं रहा, अब वो किसको कॉल करे? कॉल सेंटर, क्योंकि हर कंपनी अपने कॉल सेंटर का नंबर देती है ना। कॉल सेंटर उसने अपने यहाँ नहीं बनाया, उसने इंडिया में बनाया। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा कॉल सेंटर बनाना पड़ा। अगले के रोज के हजारों लाखों करोड़ों सेट चीजें बिकती हैं, कभी किसी के बिजली का फॉल्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, हजार तरह की दिक्कत। इसने कॉल सेंटर गुड़गांव में बना लिया। हर एक छोटे छोटे कैबिन में 5-5, 7-7 लड़के लड़कियां बैठे हैं जिनका काम यही है, सुबह से रात तक जब कॉल आएगी तो वो कॉल तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हें बताएगा जी हमारे इस प्रोडक्ट में ये वाली दिक्कत है। तो अमूमन वो दूसरी भाषा में बात करेगा, भाई अंग्रेजी मैक्सिमम टाइम बोलेगा। तो इन कॉल सेंटर्स में बैठने वाले हर एक लड़के को बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए ताकि वो छोटी मोटी टूटी फूटी ही सही बात करके उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। अब यहाँ क्यों बनाया कॉल सेंटर? क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है। इंडिया में 12वीं करते ही एक लड़का गुड़गांव में जाता है, वो सोचता है यार मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, घर में कुछ भी नहीं है। कोई कहता है मैं 12,000 की नौकरी दिलवा दूंगा भाई, कॉल सेंटर में काम है, रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक की नौकरी है भाई, इतने रुपए मिलेंगे, इतना ओवर टाइम। तो सोचता है यार ठीक है, दिन में आके सो लूंगा, वैसे ही मुझे क्या काम है। 12 घंटे की नौकरी करने को तैयार है 12,000 में। उसको लेबर सस्ता मिल गया, इस लड़के को काम मिल गया, इसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे करके बेटा हजारों लड़के लड़कियां कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। अब ये बिजनेस चल रहा है, इसकी बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है। ट्रायंगल समझ में आ रहा है तुम्हें? ये हम लोगों को फायदा मिल रहा है कि नौकरियां मिल रही हैं, हमें ये दिखता है। उन्हें दिखता है यार कितना सस्ता लेबर है, वरना मेरे देश में कोई एक कॉल सेंटर में बैठने वाला लड़का 50,000 मांगेगा, मैं रख ही नहीं पाऊंगा इतने लड़कों को, सुबह शाम की शिफ्ट नहीं करेंगे मेरे यहाँ लोग। अब यहाँ सस्ता लेबर है, ओवर टाइम करने को तैयार है, रात की शिफ्ट करने को तैयार है। तो यहाँ ना बेटा ऐसे इस्तेमाल होता है, और हम सबसे बड़ा टारगेट हैं क्योंकि हमारा लेबर सबसे चीप है, सबसे ज़्यादा बल्क में है। छोड़ दो नौकरी, भाग यहाँ से, नया आ जाएगा। कोई यहाँ किसी के लिए नहीं बैठा रहता कि हाय ये भाग गया अब मैं क्या करूँ। आज नौकरी छोड़ोगे ना, कल नया तुमसे बेहतर आदमी तुमसे कम रुपए में काम करने को तैयार हो जाएगा। यहाँ लेबर की ये कीमत है बेटा, इसीलिए ये ट्रायंगल ऐसे चलता रहता है। पढ़ के देखो आगे, जल्दी से इसको गुड़गांव निपटाते हैं। तो ये कौन सी हुई? IBM। तो इसका मतलब हुआ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
ठीक है। बीपीओ सेवाएं, जेनपैक्ट कंपनी टिक कर लो, 1997 में, ये भी बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मुख्यालय गुड़गांव। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो भारत की है, ये प्राउड की बात है, ये हमारी है, अंडरलाइन करो भारत। ये भी मल्टीनेशनल है, ये मत सोचो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने किया बेटा। इन्फोसिस विदेशों तक गया, हमारे टाटा कंपनी विदेशों तक गई, हमारी बहुत सारी लोकल एरिया से निकली कंपनी विदेशों तक भी गई है, लेकिन उनकी संख्या कम है, विदेशियों की ज्यादा। पढ़ के देखो, भारत की है बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और सॉफ्टवेयर सेवाओं के संबंध में स्थापना 1968 में, यानी हमारे हरियाणा बनने के बाद जेआरडी टाटा और एफसी कोहली, ये अंडरलाइन कर लो, सन और जेआरडी टाटा, बहुत बड़ा नाम है ना टाटा का। तो हरियाणा में गुड़गांव में टीसीएस के 5 कॉर्पोरेट सेंटर हैं, अकेले गुड़गांव में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कितने, 5। ये हरियाणा की, और ये मल्टीनेशनल है, विदेशों तक हमारी ये कंपनी काम करती है। अगला टिक करना, गुड़गांव में कैनन कंपनी, कैनन के पहले कैमरे आते थे बेटा, कैन है ना, हाँ अभी भी आते हैं। अनुसंधान और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, रेनबेक्सी, इसकी दवाइयाँ आती हैं बेटा, टिक कर लो, दवाइयाँ, रेनबेक्सी लेबोरेटरीज, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बोलते हैं, दवाई, फार्मास्यूटिकल दवाई, PHARM में लिखते हैं इसको, कहीं FARM में कर डालो, फार्मास्यूटिकल्स लिखते हैं, CEUTICALS, फार्मास्यूटिकल्स, दवाई को बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में, यानी पंजाब में कर दी गई थी। रेनबेक्सी की स्थापना, फार्मास्यूटिकल, हेडक्वार्टर गुड़गांव, रेनबेक्सी। चलो बाकी कल पढ़ लेंगे बेटा, आज टाइम हो गया। कोई नहीं बेटा, कल करा दूंगी। इली लीली वो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी रह गई होगी, कोई बात नहीं, कल करा दूंगी। क्या इसमें क्या डाउट था? तो ये मैंने चेंज कराया होगा ना जब पढ़ाया होगा। कौन सी ब्रांच है? तो ऐप वालों का बाद में बताना।